हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरिराम डाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो क्विज है वो, है ना। आज के हम इस क्विज में बात करेंगे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी। देखो, नियर फ्यूचर में अपने नजदीकी जो कुछ एग्जाम होने वाले हैं, जैसे मैं बात करूं टीजीटी का है, पीजीटी का है, आरईओ का है, एसएडीओ का है, या बैंकिंग में मैं बात करूं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। उसके अलावा और भी कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको पता हो स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं। क्योंकि बेसिक एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या प्लांट ब्रीडिंग, ये जो सब्जेक्ट है ये बड़े कॉमन सब्जेक्ट है और इनकी सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। बट अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि अभियांत्रिकी की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हैं तो ये समझो कि आप सिलेक्शन के नियर पहुंच रहे हैं। तो उस सिलेक्शन के नियर पहुंचना या सिलेक्शन करवाने के लिए मैं आपके लिए एक क्विज लेके आया हूं। इंपॉर्टेंट क्विज है, विशेष रूप से क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना। और आपको पता हो तो हम किसी क्वेश्चन को सिर्फ उस क्वेश्चन पढ़ के उसके ऑप्शन की ही बात नहीं करते, उसके ऑप्शन के डिस्कशन की भी बात करते हैं। अक्सर आपने हमेशा देखा होगा कि जो मैं क्विज लेके आता हूं उसमें कहीं का कोई कंटेंट कहीं से कॉपी नहीं होता है, पूरे का पूरा कंटेंट खुद का तैयार किया होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्विज है, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्विज है वो किस पर आधारित है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पे यानी कृषि अभियांत्रिकी पे आधारित है। चलो हम बात करते हैं इस क्विज में सबसे पहले क्वेश्चन के ना। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The level of farm mechanization in India stand at about percentage। हिंदी में बोल देता हूं ये क्वेश्चन, भारत में खेत मशीनीकरण का स्तर लगभग है, यानी अपना जो फार्म है उस पर अपने कितने परसेंट जो काम है वो मशीनरी से कर रहे हैं। भारत में जो अपने फार्म है, फार्म पर अपने कितना परसेंट जो वर्क है वो मशीनों से कर रहे हैं, यानी मैकेनाइजेशन हो रहा है। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ 60%, बी ऑप्शन है हमारे पास 40 to 45% यानी 40 से 45%, और सी ऑप्शन है 17.4 यानी 17.4%, और डी ऑप्शन है हमारे पास 25.2%। तो भारत में जो अपने फार्म है उन पर जो मैकेनाइजेशन का परसेंटेज है वो है अपना 40 से 45%। 40 से 45% मैकेनाइजेशन यानी मैकेनिकल वर्क होता है। बाकी जो काम है वो पशुओं से और इंसानों से होता है, यानी मैनुअली होता है या फिर कोई भी एनिमल ड्रावन इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनसे अपने काम करते हैं। अब थोड़ा सा अपने इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो अगर अपने यहाँ डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इंडिया के अंदर अगर अपने मैकेनाइजेशन का लेवल देखें तो मैंने आपको बताया था ये कितना है, 40 से 45% है। हमारे यहाँ जो फार्म है उन पे मैकेनाइजेशन लेवल है 40 से 45%। और अगर उसमें से भी मैं बात करूं, जैसे कुछ सेंटर के स्टेट है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, या फिर जो राजस्थान का पंजाब हरियाणा से लगता हुआ एरिया है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा मैकेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाकी जो स्टेट है वहां पर अपने, जैसे मैं बात करूं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां तो ये मैकेनाइजेशन 10% से भी कम देखने को मिलता है। ये 40-45% है, ये ओवरऑल है। और इसमें से भी जो सेंटर वाले स्टेट है ना, जैसे मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान का मैं बात करूं, जैसे नॉर्थ वाला पार्ट है, या फिर जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहां पर आपको अच्छा खासा मैकेनाइजेशन मिल जाता है। वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, सेवन सिस्टर की बात करें, तो वहां तो आपको लेस देन 10% ही मैकेनाइजेशन देखने को मिलता है। और अब मैं डेवलप कंट्रियों की बात करूं तो जैसे मैं बात करूं यूएस है ना, अमेरिका की बात करूं तो वहां पर फार्म पर जो मैकेनिकल वर्क होता है वो 95% होता है। ब्राजील की बात करूं तो वहां पर 75% तक जो काम है वो मशीनीकरण से ही होता है। और चाइना में ये जो टोटल फार्म का काम है उसका 57% जो काम है वो किससे होता है? मशीनों से ही होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने नीचे हिंदी में भी मेंशन कर रखा है और ऊपर मैंने यहाँ इंग्लिश में भी दे रखा है। अगर स्टूडेंट इसको डिटेल से पढ़ना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ये बड़े काम की चीज आपके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण का स्तर देखने को मिलता है। अगर हम पिछले एक 1 डिकेड की बात करें यानी एक दशक की बात करें तो भारत में जो मशीनीकरण की ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है? 3.56%। यानी एक दशक से अगर हम ग्रोथ रेट देखें, जो मशीनीकरण है उसकी तरफ हमारा रुझान देखें तो उसमें जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो कितना है? 3.56% आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
ये डेटा भी आपको याद रखना है। उसके अलावा देखो कौन कौन सा जो फार्म वर्क है उसमें कितना मशीनीकरण आपको देखने को मिलता है, ये भी टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉइल वर्किंग एंड सीड बेड प्रिपरेशन, यानी कहने का मतलब अपने टिलेज की बात करें, भू परिष्करण की बात करें, सॉइल के अंदर कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी जो टोटल प्रैक्टिस है उसका 40% जो भाग है वो किससे पूरा होता है, मैकेनाइजेशन से, मशीनीकरण। बाकी है जो एनिमल ड्रोन या फिर मैनुअली या तो इंसानों के द्वारा या पशुओं द्वारा होता है। सॉइल में जितना भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, उसका जो कुल काम है उसका 40% अपने इंडिया में मशीनों से होता है। वहीं पे अपने बात करें बुआई और रोपाई के अंदर बात करें तो बुआई और रोपाई में 29% जो काम है वो मशीनों से देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्लांट प्रोटेक्शन, यानी जैसे अपने कीट नियंत्रण है या फिर रोगों के नियंत्रण है, तो उसके नियंत्रण के लिए अपने जो काम करते हैं उसका 34% है वो किससे देखने को मिलता है, अपने को मशीनों से, यानी मैकेनाइज्ड तरीके से होता है ना। इरिगेशन सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में जो मैकेनाइजेशन होता है या मशीनीकरण है वो भारत में कितना है, 37% है। बाकी मैनुअली या फिर एनिमल ड्रोन होता है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की बात करें ना, कटाई और गहाई की बात करें तो अगर मैं बात करूं व्हीट और राइस की यानी गेहूं और चावल की, तो इसमें जो हार्वेस्टिंग का और थ्रेसिंग का काम है वो 60 से 70% मशीनों से होता है, बाकी मैनुअल या फिर पशुओं से होता है। लेकिन और जो फसलें बच गई उसमें जो मशीनीकरण है ना, मशीनीकरण किसमें मैं बात करूं, जैसे कटाई में और थ्रेसिंग के अंदर, तो उनके अंदर जो मशीनीकरण है वो केवल 5% से भी कम देखने को, 5% से भी कम देखने को आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत का कितना प्रतिशत रोजगार कृषि से मिलता है। हाउ मच एम्प्लॉयमेंट जनरेट फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है यानी कुल रोजगार है उसमें से कितना रोजगार जो है अपना वो केवल कृषि से ही देखने को मिलता है। यहाँ ए ऑप्शन है हमारे पास 48.9%, बी ऑप्शन है अपना 60%, सी ऑप्शन है अपना 58.2% और डी ऑप्शन है अपना 62%, है ना 62%। तो एग्रीकल्चर से टोटल जितने भी अपने सेक्टर है उन सेक्टर से मान लो कुल एम्प्लॉयमेंट है 100, उसमें मेडिकल भी आ गया, उसके अंदर टूरिज्म भी आ गया, जितने भी सारे सेक्टर मिला के 100 एम्प्लॉय जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें से भारत में जो एग्रीकल्चर से मिलता है वो कितना मिलता है 48.9% यानी 48.9%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इसको भी ढंग से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, देखो अगला अपना क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एवरेज फार्म पावर अवेलेबिलिटी फॉर द कल्टीवेटेड एरिया ऑफ द कंट्री। भारत में प्रति हेक्टर वर्तमान में ऊर्जा उपलब्धता क्या है, वर्तमान में लगभग 1 हेक्टर के लिए कितनी ऊर्जा की उपलब्धता है भारत के अंदर। ए ऑप्शन है 1.7 किलोवाट प्रति हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 4 किलोवाट प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 2.02 किलोवाट प्रति हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 3 किलोवाट प्रति हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर का मतलब आप अच्छी तरह जानते ही हैं, 1 हेक्टेयर के बराबर कितना होता है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, यही होता है, अच्छी तरह जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस 1 हेक्टेयर के अंदर अभी जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है, ऊर्जा की उपलब्धता है वो कितनी है, तो ये उपलब्धता है 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर है, 2.02 किलोवाट पर हेक्टेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, ये अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया। देखो इसमें भी थोड़ा सा अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताना चाहूं तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। देयर इज ए नीड टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फार्म पावर। ये जो फार्म पावर अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है, 2.02 किलोवाट है, इसको भी इंक्रीज करने की जरूरत है, अभी ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा जो टारगेट है 2030 तक है ना, 2030 तक, 2030 तक है, ये प्रति हेक्टर कितनी ऊर्जा उपलब्ध करवानी है अपने को, 4 किलोवाट। और इस तरफ लोगों का रुझान भी देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो भी इसके लिए बढ़ रही है। जैसे आजकल आपने देखा होगा सोलर की तरफ बहुत ज्यादा रुझान बढ़ रहा है ना, सोलर के लिए फार्मर को प्रमोट किया जाता है, सब्सिडी भी दी जाती है, कहीं ना कहीं वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि हम 2030 तक प्रति हेक्टर है वो ऊर्जा कितनी उपलब्ध करवा दें, 4 किलोवाट प्रति हेक्टर तक ऊर्जा उपलब्ध करवा दें, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े तो अगला क्वेश्चन है अपना 4 नंबर, है ना। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, शरीर के भार के अनुसार गधे में ऊर्जा होती है।
है ना। बहुत जगह पर गधों से भी तो एग्रीकल्चर वर्क या ट्रांसपोर्टेशन वर्क करवाया जाता है। एनर्जी ऑफ डंकी बाय बॉडी वेट, बॉडी वेट के हिसाब से अगर गधों की ऊर्जा देखी जाए तो कितनी होती है, उसके बॉडी के वेट के अनुसार, बॉडी के वेट के अनुसार कितने परसेंट वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ए ऑप्शन है आपके पास 30%, बी ऑप्शन है 18%, सी ऑप्शन है 12% और डी ऑप्शन है आपके पास, सॉरी 12 की जगह अपनी कर लें यहां पर 18, 12 की जगह कितना कर लें, सॉरी 18 ऊपर दिया हुआ, सॉरी यहां पर अपने कर लेते हैं 15%, कितना कर लेते हैं 15% कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास, ए ऑप्शन है 30%, बी ऑप्शन है 18%, सी ऑप्शन है 12% और डी ऑप्शन है 15%। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो डोंकी होता है, गधा होता है, उसके बॉडी वेट के अनुसार वो उस बॉडी वेट के कंपैरिजन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्यों ना आपको इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देता हूं। यहाँ ऑप्शन में 30 था, ठीक है। देखो यहाँ ये देखिए, आप आंसर तो आपको मिल ही गया है। डोंकी है वो अपने वेट के 30% तक क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और अपने फार्म पे जितने भी एनिमल्स को काम में लेते हैं उनमें सबसे ज्यादा बॉडी वेट के अनुसार जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है वो डोंकी। इसीलिए तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। इसीलिए तो इसको ज्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम में लिया जाता है। हिली एरिया या ऊंचाई पे चढ़ने वाले एरिया, तो उन क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। और इसके रेयरिंग के लिए यानी इसको पालने के लिए अपने को क्या है, ज्यादा खर्चा वगैरह भी नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो डोंकी होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डोंकी जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अगर अपने बात करें केमल की, तो केमल अपने बॉडी वेट के हिसाब से 18% एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पर अगर बफेलो की बात करें तो वो अपने बॉडी वेट के अनुसार 12% एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकती है। और जो बल्क्स है, यानी मैं बात करूं केटल जो मेल है, यानी जो बेल जिनको अपने बोलते हैं, वो अपने बॉडी वेट के अनुसार कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, 10% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सारे के सारे डेटा आपको याद रखने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अपना क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर मिल गया होगा। अपने से ये पूछा गया था शरीर के भार के अनुसार गधे है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, ए ऑप्शन राइट था, यानी 30% एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 5 नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। 1 हॉर्स में ऊर्जा होती है, एनर्जी ऑफ 1 हॉर्स, जो अपने एक घोड़ा होता है उसमें कितनी ऊर्जा होती है। एक घोड़े की ऊर्जा को अपने क्या कहते हैं, एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या है, एक घोड़े में ऊर्जा कितनी होती है, 1 हॉर्स पावर। बट 1 हॉर्स पावर यहाँ ऑप्शन में नहीं है आपका, यहाँ ऑप्शन दिया है वोट के अंदर। तो अब आपको एनर्जी बतानी है वोट के अंदर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एक घोड़े में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, 1 हॉर्स पावर होती है, तभी तो नाम इसका हॉर्स पावर पड़ा हुआ है ना, एचपी अपने जिसको बोलते हैं। तो यहाँ 1 एचपी इक्वल बता दो, चाहे 1 हॉर्स यानी एक घोड़े की ऊर्जा बता दीजिए। ऑप्शन आपको वोट में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 745.7 वोट यानी 745.7 वोट। बी ऑप्शन है यहाँ पर 645.2 वोट यानी 645.2 वोट। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है अपना 855 वोट 855 वोट। और डी ऑप्शन है अपना 75 वोट यानी 75 वोट। तो 1 हॉर्स पावर के बराबर कितनी ऊर्जा होती है या फिर 1 हॉर्स में कितनी ऊर्जा होती है। तो यहां पर 2 क्वेश्चन बन गए एक साथ आपका। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 745.7 वोट ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो इस क्वेश्चन के अगर डिस्क्रिप्शन पे जाएं तो इस क्वेश्चन का आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, मैंने यहां थोड़ा सा डिटेल से दिया है। 1 हॉर्स की जो ऊर्जा होती है उसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं, और अगर इसको किलोवाट में बदलें तो 0.7457 किलोवाट होता है, और अगर आप इसको वोट में बदलना चाहते हैं तो 745.7 वोट होता है, यानी 745.7 वोट होता है। वहीं पर एक इंसान के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर अगर अपने हॉर्स पावर देखें तो 0.1 हॉर्स पावर होती है, यानी 10 इंसान और 1 घोड़ा बराबर है इनकी शक्ति के मामले में। यानी 10 इंसान मिलकर कितना हॉर्स पावर जनरेट करेंगे, 1 हॉर्स पावर। वहीं पर 1 घोड़ा कितनी जनरेट करता है, 1 हॉर्स पावर जनरेट करता है। तो हम कह सकते हैं ना 10 इंसानों की शक्ति 1 घोड़े के बराबर होती है।
अगर हम इसको किलोवाट में देखना चाहें तो इंसान की जो ऊर्जा होती है किलोवाट में वो 0.07457 होती है, और अगर वही वोट में देखना चाहे तो एक इंसान में 74.57 वोट होती है, यानी 74.57 वोट एनर्जी होती है। वहीं पर एक जोड़ी बेल को देखें, वन पेयर बल्ब्स को देखें, तो इनमें एक हॉर्स पावर ऊर्जा होती है। एक घोड़े के बराबर कितने बल्ब लगाने पड़ेंगे, कितने बेल लगाने पड़ेंगे, 2 बेल, यानी एक जोड़ी जो बेल होता है उसमें एक हॉर्स पावर होता है, एक जोड़ी में यानी 2 बेल में। वहीं पे एक घोड़े में एक हॉर्स पावर होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर अपने यहां पर देखें किलोवाट और वोट में तो आप चेंज कर ही सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले एक जो बल्ब है यानी एक बेल है उसमें कितना हॉर्स पावर होता है, तो 2 बेल में कितना होता है, 1 हॉर्स पावर होता है, तो एक बेल में कितना हो जाएगा, 0.5 हॉर्स पावर हो जाएगा। और एक जोड़ी बेल में 1 हॉर्स पावर है तो वोट यही हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, 745.7 वोट। अब एक में क्या है, एक जो बेल है, एक जो बल्ब है, अगर उसके अंदर एनर्जी पूछी जाए, ऊर्जा पूछी जाए, तो 0.5 हॉर्स पावर होती है। वोट में है तो इसको 2 से भाग दे दोगे तो वोट है वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा, 373 वोट के आसपास आ जाएंगे। एक जो बेल है उसमें 373 वोट के आसपास ऊर्जा होती है। हॉर्स पावर में 0.5 हॉर्स पावर होती है, और एक जोड़ी में बात कर ले तो 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे किलोवाट में भी दिया हुआ है ना, तो ये एक जोड़ी का किलोवाट दिया हुआ है। विंड मिल की बात करें, पवन चक्की, तो पवन चक्की जो है वो एवरेज कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, 0.1 से 0.9 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। जो विंड मिल होती है, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर एवरेज जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 0.1 से 0.9 हॉर्स पावर तक ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी, और अगर नहीं याद रहती है तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखो लैंड होल्डिंग, देखो लैंड होल्डिंग है अपना यहाँ पे पैरामीटर। इस लैंड होल्डिंग के अकॉर्डिंग अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अंडर ए सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न इट इज द नॉर्मली रिकमेंडेड टू कंसीडर्ड हॉर्स पावर फॉर द एवरी 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखो अगर हम बात करें ट्रैक्टर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि हमारे पास जो जमीन है वो कितनी है, 2 हेक्टेयर है, और वहां पर जो हम फसल की जो पद्धति अपना रहे हैं, प्रणाली अपना रहे हैं, वो कौन सी अपना रहे हैं, एकल फसल प्रणाली अपना रहे हैं। एकल फसल प्रणाली का मतलब साल में सिर्फ एक ही फसल लगाते हैं। अगर हम साल में एक ही फसल लगा रहे हैं तो 2 हेक्टेयर लैंड के लिए अपने को कितने हॉर्स पावर की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप किसी भी ऊर्जा के स्रोत का चुनाव करते हो तब आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। ट्रैक्टर का चुनाव करते हो या कोई एनर्जी के सोर्स का चुनाव करते हो, भी हमारे पास 2 हेक्टेयर लैंड है, हमारे पास 2 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। तो उस 2 हेक्टेयर लैंड के अंदर अगर हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं या फिर मोनोक्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं, यानी साल दर साल एक ही फसल लगा रहे हैं, जैसे ये हमारे 2 हेक्टेयर का लैंड है, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, साल दर साल सिर्फ एक साल में एक ही फसल लगाते हैं, तो ये मोनोक्रॉपिंग हो गया। तो सिंगल क्रॉपिंग या मोनोक्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं तो 2 हेक्टेयर के लिए हमें कितने एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कितने हॉर्स पावर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक एकल फसल पद्धति के तहत आमतौर पर प्रत्येक 2 हेक्टेयर भूमि के लिए हॉर्स पावर ट्रैक्टर की ऊर्जा की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन देखो हमारे पास है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो हमें एकल फसल प्रणाली के तहत 2 हेक्टेयर के लिए कितने हॉर्स पावर की नीड पड़ेगी ट्रैक्टर के लिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, यानी जब आप एकल फसल प्रणाली अपना रहे हैं तो प्रत्येक 2 हेक्टेयर पर आपको 1 हॉर्स पावर की नीड पड़ती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ ट्रैक्टर करते हैं वहां पर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूं। यहां दिया हुआ है अगर अपने एकल फसल पद्धति अपनाते हैं तो 2 हेक्टेयर भूमि के लिए 1 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ती है। 2 हेक्टेयर के लिए अपने को कितने हॉर्स पावर की नीड होगी, 1 हॉर्स पावर की नीड होगी। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये तो होगी हमारी एकल फसल प्रणाली की बात, यानी मोनोक्रॉपिंग की या सिंगल क्रॉपिंग की। वहीं पर अगर अपने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम ले रहे हैं, यानी एक साल में एक से ज्यादा फसलें ले रहे हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा। देखो जनरली अपने क्या करते हैं, अगर हम मोनोक्रॉपिंग लेते हैं तो हमें 1.5 हेक्टेयर पे 1.5 हेक्टेयर पे 1 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ती है। अगर हम सिंगल क्रॉप ले रहे हैं तो 2 हेक्टेयर पे अपने को कितने हॉर्स पावर की नीड पड़ेगी,
1 हॉर्स पावर की नीड पड़ेगी, ठीक है। और अगर अपने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं तो अपने को 1.5 हेक्टेयर पे क्या है 1 हॉर्स पावर की नीड पड़ती है, समझ गया। तो मल्टी क्रॉपिंग का मतलब एक साल में एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं, यानी जो सिंचित एरिया, जहां सिंचित एरिया होता है, इरिगेटेड एरिया होता है, वहीं पर क्या कर सकते हैं आप एक साल में एक से ज्यादा फसलों को लगा सकते हैं, ठीक है। और जो वर्षा आधारित होता है या फिर बरानी क्षेत्र होता है, वहां साल में एक ही फसल होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो जहां एक ही फसल होती है, एकल पद्धति है, वहां पर 2 हेक्टेयर के लिए 1 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ेगी। और जो सिंचित एरिया जहां मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं, वहां 1.5 हेक्टेयर पे 1 हॉर्स पावर की नीड पड़ती है। अब एवरेज अपने बात करें, अगर एकल फसल प्रणाली या मोनोक्रॉपिंग ले रहे हैं तो 40 हेक्टेयर के लिए जो अपने ट्रैक्टर लाते हैं वो 20 से 25 हॉर्स पावर का सफिशिएंट होता है। जहां पर एकल फसल प्रणाली यानी मोनोक्रॉपिंग ली जाती है, वहां पर 40 हेक्टेयर लैंड के लिए, 40 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 से 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर सफिशिएंट है। अगर सिंचित एरिया है और एक से ज्यादा अपने फसलें लगा रहे हैं, यानी मल्टी क्रॉपिंग ले रहे हैं, यानी बहुफसल प्रणाली ले रहे हैं, तब अपने को क्या करना चाहिए, 40 हेक्टेयर के लिए 30 से 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जब ट्रैक्टर का चुनाव करते हैं वहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट अपने 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में हम एक ही बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में बहुत सारी बात करते जा रहे हैं। यहाँ है द एवरेज फोर्स दैट ए बेल कैन एक्सट्रैक्ट, एक बेल जो औसत बल लगा सकता है, एक जो बेल है वो औसत बल लगा सकता है, कितना बल लगा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 1/5 ऑफ देयर बॉडी वेट, यानी अपने बॉडी के 1/5 ऊर्जा लगा सकता है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। अपने बॉडी भार के 1/10 एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। सी ऑप्शन था अपने बॉडी के वजन के हिसाब से, यानी अपने शरीर के भार के अनुसार 1/20 एनर्जी उत्पन्न कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अपने बॉडी वेट के अनुसार 1/25 एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। हमने पीछे एक टेबल पढ़ी थी कि गधा है वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी वेट के 30%। वही हमने बेल की बात की थी तो वो सिर्फ कितनी परसेंट करता है, 10% करता है। तो वो इसका मतलब अपने बॉडी के वेट के अनुसार कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, 1/10 करता है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10% ही आंसर आएगा। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हुआ है, ठीक है। एक जो बेल है वो अपने शरीर के अपने शरीर के भार के 1/10 क्या कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। वहीं पर अगर अपने उसको देखें गधे को, तो वो लगभग अपने बॉडी के वेट के अनुसार कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 1/3 एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। पशुओं में अपने भार के अनुसार सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो डोंकी गधा ही करता है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, बी ऑप्शन राइट है। तो ये यहाँ पे अपने 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। कहीं आप ऐसे सोचने लग जाओ सर तो हर क्वेश्चन पे बोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्विज करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद भी आ रहे होंगे। अब देखो मैं हर वीडियो में तो नहीं बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ना, बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए और दोस्तों के साथ मतलब थोड़ा शेयर करें, जिससे हमारी भी पॉपुलैरिटी बढ़े और आपके दोस्तों को भी लाभ हो। जब आपके कोई अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना, एक डोज मिलती है। ऐसा भी होता है, देखो क्रिटिसाइज करने वाले भी होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड करते ही स्टूडेंट क्या करता है, अपलोड किया और अपलोड करते ही डिसलाइक कर देता है। तो वो तो देखो उनकी हैबिट है। आपने अगर पूरा वीडियो देखा ही है, मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसके 1 मिनट में आपका डिसलाइक आ रहा है, इसका मतलब आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं। मेरे साथ आपकी हो सकता है कंट्रोवर्सी है, तो अपनी कंट्रोवर्सी आप किसी वीडियो के साथ निकालते हो तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखो आपको स्टडी करनी है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, जहां से आपको बेटर मिले वहां से ले लेना चाहिए, और जहां से बेटर नहीं मिले वहां आपको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। हम स्टूडेंट हैं, जितना हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतने ही हमारे जो परिणाम होंगे वो पॉजिटिव होंगे। देखो कोई भी
जो मन में बैर द्वेष होता है वो किसी अच्छे परिणाम की तरफ आपको कभी नहीं लेके जाता है। और खास करके आप हमेशा एजुकेशन की इज्जत करिए, क्योंकि जब आप किसी की इज्जत करते हो तभी वो आपके पास मिलने आता है। ऐसा ही हाल एजुकेशन का है। अगर एजुकेशन का रिस्पेक्ट करेंगे तो एजुकेशन आपको आएगा, और एजुकेशन जिसके पास है, जिसके पास नॉलेज है, वो कभी अपनी जिंदगी में पीछे नहीं रह सकता है। चलो, ये तो बातें चलती रहती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, द पावर प्रोड्यूस फ्रॉम ए विंड स्पीड 6.4 to 37 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर हावर्स बाय द विंड मिल वेरियस फ्रॉम। पवन चक्की द्वारा पवन की गति 6.4 से 37 किलोमीटर पर आवर्स होती है, तब उत्पादित शक्ति कितनी होती है। यानी हवा की जो स्पीड है एवरेज 6.4 से अगर 37 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है, तो एक पवन चक्की जो विंड मिल है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ए ऑप्शन है आपके पास या 0.1 से 0.5 हॉर्स पावर, बी ऑप्शन है 0.1 से 0.9 हॉर्स पावर, सी ऑप्शन है 0.5 से 1 हॉर्स पावर, और डी ऑप्शन है 1 से 9 हॉर्स पावर, है ना। ए ऑप्शन 0.1 to 0.5 हॉर्स पावर, बी ऑप्शन 0.1 to 0.9 हॉर्स पावर, सी ऑप्शन 0.5 to 1 हॉर्स पावर, और डी ऑप्शन 1 to 9 हॉर्स पावर। ठीक है, तो अब देखिए, एक जो विंड मिल है एवरेज विंड की स्पीड है 6.4 to 37 किलोमीटर पर आवर्स, तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है 0.1 से लेकर 0.9 हॉर्स पावर के आसपास। ठीक है, कई बार आपसे पूछ ले, सीधा एक ही डिजिट दे दे तो एवरेज ये कितनी प्रोड्यूस करता है, इस रेंज के अंदर 0.5 हॉर्स पावर करता है। यानी एक बेल जितनी ये ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न कर सकता है जो विंड मिल होती है। ठीक है, अगर आपसे एक ही डेटा में पूछ ले और रेंज में पूछ ले तो हमेशा राइट आंसर क्या होगा, ये राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 8 क्वेश्चन हो गए आपके, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ हाई स्पीड इंजन, अधिक गति वाला इंजन गति से चलता है। जो अधिक स्पीड वाले इंजन होते हैं, 3 तरह के इंजन होते हैं, कम गति वाले, कम स्पीड की गति वाले इंजन, मध्यम गति वाले इंजन और तेज गति वाले इंजन। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन है लेस देन 350 आरपीएम, है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट बोलते हैं, यानी 1 मिनट में जिसके 350 से कम चक्कर होते हैं वो अधिक गति वाला है, या जिसके चक्कर 350 से 1000 आरपीएम होते हैं वो अधिक स्पीड वाला है, बिटवीन 350 आरपीएम टू 1000 आरपीएम। और सी ऑप्शन है लेस देन 1000 पीपीएम, यानी जिसकी जो पर मिनट की जो गति होती है इंजन की घुमाव की वो 1000 आरपीएम से कम है तो वो अधिक स्पीड वाला इंजन होगा, या फिर जिसकी गति 1000 आरपीएम से ज्यादा है तो वो अधिक स्पीड वाला इंजन होगा। ठीक है, तो देखो इसका वैसे राइट आंसर बता देता हूं पहले मैं आपको, डी ऑप्शन राइट है। अधिक गति वाले इंजन या हाई स्पीड जो इंजन होते हैं उनके इंजन का रिवॉल्यूशन पर मिनट जो होता है वो होता है 1000 आरपीएम से ज्यादा होता है, और जिन इंजन का 350 आरपीएम से कम होता है वो लो स्पीड इंजन होते हैं, और जिनका 350 टू 1000 आरपीएम तक होता है, 350 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक होता है, वो मध्यम गति वाले होते हैं, यानी जो मिड स्पीड इंजन होते हैं वो है, और जिनकी जो रिवॉल्यूशन 1000 आरपीएम यानी जो चक्कर है वो 1000 आरपीएम से ज्यादा होते हैं वो हाई स्पीड इंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हाई स्पीड इंजन का आरपीएम पूछा गया था, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने ये 9 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अपने चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिंगल सिलेंडर इंजन इज जनरली यूज्ड इन, एकल सिलेंडर इंजन का उपयोग आमतौर पर किया जाता है, बहुत कम होते हैं एक सिलेंडर इंजन, है ना, तो इनका उपयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, एक सिलेंडर इंजन कौन से होते हैं, ट्रैक्टर के अंदर इनको काम में लेते हैं, या स्टेशनरी जो इंजन होते हैं वो होते हैं, या मोटर कार्स होते हैं उनके इंजन होते हैं, या फिर जो पावर टिलर होता है उसका इंजन होता है। सिंगल सिलेंडर इंजन है वो कहां काम पे लिए जाते हैं, तो देखो राइट आंसर बताता हूं। वैसे तो व्हीकल जो होते हैं मूवेबल जो भी इंजन होगा जिनको इधर उधर मूव करते रहते हैं, कार है, ट्रैक्टर है ना, तो इनमें सिंगल सिलेंडर इंजन कभी नहीं होता है। सिंगल सिलेंडर इंजन होता है स्टेशनरी इंजन होते हैं, तो ये बी ऑप्शन राइट है। अब देखो स्टेशनरी इंजन क्या होते हैं अभी आपको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट है, जो सिंगल सिलेंडर इंजन होते हैं वो स्टेशनरी इंजन के अंदर काम में लिए जाते हैं, सिंगल सिलेंडर जो इंजन होते हैं। ठीक है, अब ये स्टेशनरी इंजन क्या होते हैं आप डायग्राम से में भी समझ जाएं। देखो ये डायग्राम है एक
जैसे मैं बात करूं कि अपने मोटर पंप पे कोई मशीन लगाते हैं, कोई इंजन लगाते हैं, या फिर अपने जनरेटर वगैरह है, ठीक है, जो एक जगह स्थायी रहते हैं ना, जो मूव नहीं करते हैं, तो वो इंजन होते हैं, उनको अपने कौन से इंजन बोलते हैं? स्टेशनरी इंजन बोलते हैं। और स्टेशनरी इंजन के अंदर ही अपने क्या करते हैं? सिंगल सिलेंडर इंजन काम में लिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का कई बार ये कमेंट आता है कि सर आप तो फटाफट क्वेश्चन बोले और उसका जो राइट आंसर है वो दे दीजिए, तो इससे हम ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। बिना नॉलेज के क्वेश्चन कवर करने से क्वेश्चन याद नहीं रहता है, ठीक है, आप उसको रट रहे हैं। देखो डिस्क्रिप्शन के बगैर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, और मुझे थोड़ा सा इसी पैटर्न से क्वेश्चन करवाने में मजा आता है, और काम वही करना चाहिए जिसमें मजा आता है, ठीक है। तो देखो वो तो आपका पैटर्न कभी नहीं हो सकता कि मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर बता दूं, उसका डिस्क्रिप्शन न दूं। ऐसा करना होता तो फिर आप किताब ही खरीद लेते, फिर वीडियो में अपना टाइम क्यों खराब करते हो ना। तो हमेशा यहाँ पे जो क्विज करवाने का मेरा पर्पज होता है, उसमें यह भी होता है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिले। जितना पढ़ो उतना अच्छा पढ़ो, ठीक है, जितना नॉलेज होना चाहिए वो अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको घास काटनी भी आती है ना, इस स्तर की घास काटनी आनी चाहिए कि लोग दूर दूर तक ये पूछे कि सबसे बढ़िया घास कौन काटता है? जी वो काटता है, उसमें भी आपका नाम। सेम ऐसा ही नॉलेज के अंदर है, आपका नॉलेज उस स्तर का होना चाहिए कि लोग आपकी उस नॉलेज की कदर करें। तो वो क्वेश्चन पढ़ने और आंसर पढ़ने से नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 11 नंबर, द कार्बोरेटर इज मेन पार्ट ऑफ। कार्बोरेटर है वो किसका मुख्य भाग है? किस तरह के इंजन का मुख्य भाग है? ए ऑप्शन है डीजल इंजन का, बी ऑप्शन है स्टीम इंजन का, सी ऑप्शन है पेट्रोल इंजन का, और डी ऑप्शन है गैस इंजन का। तो कौन से इंजन के अंदर अपने कार्बोरेटर काम में लेते हैं? डीजल इंजन में कार्बोरेटर काम में नहीं लेते हैं। जो पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर कार्बोरेटर काम में लेते हैं। जब भी कोई सिलेंडर होता है उसके अंदर जब अपने फ्यूल पहुंचता है तो उससे पहले पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर लगा होता है, उसके अंदर क्या होता है? जो फ्यूल, पेट्रोल और एयर दोनों क्या होती है? मिक्स होती है, और ये मिक्स होने के बाद सिलेंडर के अंदर इंटर करती है। तो कार्बोरेटर का जो काम होता है वो क्या होता है? फ्यूल और एयर को मिक्स करना होता है। देखो अपने आगे जब डिटेल से बात करेंगे तब बताएंगे, सिलेंडर के अंदर बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग नहीं होती है, और बिना बर्निंग फ्यूल जब तक बर्न नहीं होगा तब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो डीजल इंजन के अंदर तो क्या होता है? जो एयर होती है वो डायरेक्ट क्या होती है? वॉल से अंदर आती है। लेकिन जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें वॉल से एयर नहीं आती है, कार्बोरेटर जो लगा होता है उसमें पहले पेट्रोल और एयर मिक्स होते हैं और उसके बाद फिर वो सिलेंडर के अंदर इंटर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो यहां पर हमने थोड़े जो क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, उनको डिटेल से डिस्कस किया है। अब अगली क्विज के अंदर जो बाकी के क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, उन पे अपने डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में जरूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।